एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे अपने हिंदी में के भाषा फर्स्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। सबसे पहले के अनुच्छेदों को पढ़ना होता है और उसके आधार पर हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। हमारा गद्यांश है कि हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों यानी कि सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी। ताज़ा हालात पूछ ली जाएंगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। ये समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है। लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर ना बने, उनके लिए ये सोचने की जरूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वे तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। ये हमारा गद्यांश था और इसके आधार पर हमसे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो पूछे जा रहे हैं। हमारा इसमें क्वेश्चन है पहला कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो ऑप्शन ए है कि मानवीय क्षमताओं को कम कर दें, ऑप्शन बी है कि मानवीय गुणों का संस्कार दें, ऑप्शन सी है कि कम समय में अधिक कार्य करें और ऑप्शन डी है बिना बुद्धि के सारे जवाब हमें दे दें। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवीय गुणों का संस्कार दें। हमारा जो ये गद्यांश था इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एआई जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का क्या करे, संस्कार दे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर कह सकते हैं कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार दे और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए है पढ़ाई लिखाई, ऑप्शन बी है रात दिन, ऑप्शन सी है कंकड़ पत्थर और ऑप्शन डी है चाय वाय। तो बताइए इसमें से कौन सा समूह से भिन्न है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय बाय ये समूह से भिन्न है क्योंकि पढ़ाई लिखाई होता है, रात दिन होता है, कंकड़ पत्थर होता है, लेकिन चाय वाय जो होता है कोई शब्द बाय जो है वो नहीं होता है। हमारी व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में चाय वाय जो है वे समूह से भिन्न है क्योंकि यह चाय सार्थक शब्द है और बाय जो है वो निरर्थक शब्द है। सार्थक वे होता है जिसका अपना एक अर्थ होता है, निरर्थक वे होता है निरर्थक यानी बिना अर्थ के जिसका कोई अर्थ नहीं होता। बाकी सभी जो है वो विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय है यानी जो मानवीय इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ई। तो मानव प्लस ई बराबर मानवीय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवीय होगा मानव प्लस ई। व्याख्या भी है कि मानवीय शब्द में ई प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय। जैसे भारत प्लस ई भारतीय, स्वर्ग प्लस ई स्वर्गीय। नेक्स्ट है कि एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभावता सबसे कम प्रभाव डाले। इसमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है शिक्षण, ऑप्शन सी है खेती बाड़ी, ऑप्शन डी है आविष्कार। तो बताइए एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभावता सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य जो है वो प्रभावित नहीं होगा। शिक्षण तो प्रभावित हो रहा है, चिकित्सा भी हो रही है और आविष्कार भी हो रहा है, लेकिन खेती बाड़ी नहीं होगी और नहीं पूछा था तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त यानी ऊपर दिए गए गद्यांश के अनुसार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभावता सबसे कम प्रभाव डाले। इसमें जो खेती बाड़ी जो है उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।
नेक्स्ट है कि एआई को जन्म देने वाला कारक है। ऑप्शन ए है आवश्यकता है, ऑप्शन बी है तकनीक है, ऑप्शन सी है सभ्यता है और ऑप्शन डी है मानव है। तो जो एआई है उसको जन्म देने वाला कारक ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मानव। मानव ने एआई को क्या दिया है, जन्म दिया है। नेक्स्ट है कि व्याख्या है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एआई को जन्म देने वाला कारक मानव है। नेक्स्ट है एआई का अर्थ है, ऑप्शन ए है एप्पल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट और ऑप्शन डी है एप्पल इंस्टीट्यूट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्याख्या भी है कि एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट है कि एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। ये प्रभाव ऑप्शन ए है नकारात्मक हो, ऑप्शन बी है शून्य होगा, ऑप्शन सी है सकारात्मक होगा, ऑप्शन डी है अधिक होगा। तो जाएगा ऑप्शन ए नकारात्मक होगा। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, इफेक्टेड होगा और ये कथन कैसा होगा, प्रभाव नकारात्मक होगा। ठीक है, व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा और ये नकारात्मक होगा। नेक्स्ट है कि चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। हमने चिकित्सा से जुड़े कोई भी कार्य करने हैं तो उसके लिए एआई भविष्य में कौन सा सहयोग करेगा। ऑप्शन ए है डॉक्टरों को जॉब दे देगा, ऑप्शन बी है केस हिस्ट्री बना देगा, थर्ड है अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, ऑप्शन डी है कि अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केस हिस्ट्री बना देगा। अगर हमें चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई जो है वो भविष्य में ये सहयोग कर सकता है कि वो क्या कर देगा, केस हिस्ट्री को बना देगा बहुत जल्द। हमारी व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में केस हिस्ट्री बना देगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गद्यांश को हमें पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। तो हमारा गद्यांश है, प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम भी कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही संभाल नहीं करता, मन बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को क्या देता है, जीवन देता रहता है। हमारा गद्यांश था, उसके आधार पर क्वेश्चन है कि जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यानी कि जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है कि योग के माध्यम से प्राणायाम करना, ऑप्शन बी है प्राण के माध्यम से योग करना, ऑप्शन सी है कि प्राण और शरीर का दीर्घायु होना और ऑप्शन डी है प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो बताइए जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी प्राण और शरीर का सामंजस्य। ठीक है, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राण और शरीर का सामंजस्य होना। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्राण और शरीर का सामंजस्य जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है संतुलित, ऑप्शन बी है स्वस्थ, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है व्यवस्थित। तो विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है विशेषण का उदाहरण नहीं है जबकि संतुलित स्वस्थ और व्यवस्थित तीनों हैं। व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में स्वास्थ्य जो है विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, इसका विशेषण स्वस्थ होगा। अन्य विकल्प विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास देश में है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है योग, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है शिक्षक। तो बताइए प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास कौन में है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योग। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास योग में है। किसमें है, योग में है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या भी है कि
उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास योग में है। नेक्स्ट है, प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है। ऑप्शन ए है व्यवस्थित, ऑप्शन बी है अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है उत्तेजित, ऑप्शन डी है मंद मंद। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवस्थित। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। ठीक है, हमारी व्याख्या है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग का कारण है। ऑप्शन ए है कि प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, ऑप्शन बी है प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, ऑप्शन सी है योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटना, ऑप्शन डी है अपने शरीर की उचित देखभाल ना करना। तो रोग का क्या कारण होता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन रोग का कारण होता है। जो वो उसका होता है प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। हमारी व्याख्या है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन हो जाना ही है। नेक्स्ट है, अच्छी स्वास्थ्य का संबंध देश से, यानी अच्छा स्वास्थ्य होता है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए है अच्छे शरीर, ऑप्शन बी है प्राणवायु, ऑप्शन सी है योगाभ्यास, ऑप्शन डी है बीमारियों के अभाव। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणवायु। हमारी व्याख्या है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राणवायु से है। किससे अच्छे स्वास्थ्य का संबंध? प्राणवायु से। नेक्स्ट है कि बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? प्रत्यय जो होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन ए है बुद्धिक, ऑप्शन बी है बौद्धिक, ऑप्शन सी है बौद्धिक, ऑप्शन डी है बौद्धिक। तो बुद्धि में अगर हमने एक प्रत्यय लगाया तो कौन सा हमारा शब्द बन जाएगा? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्धिक। बुद्धि प्लस इक बराबर बौद्धिक। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि बुद्धि में एक प्रत्यय लगने से बौद्धिक शब्द बनेगा। एक प्रत्यय बनने से अन्य शब्द इस तरह से हैं, जैसे कि वर्ष प्लस इक वार्षिक, नीति प्लस इक नैतिक, धर्म प्लस इक धार्मिक। ठीक है, वर्ष प्लस इक वार्षिक, नीति प्लस इक नैतिक, धर्म प्लस इक धार्मिक। हमारा नेक्स्ट फिर से एक गद्यांश दिया जिसे हमें पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, कह रहा है हमारा गद्यांश की इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वे किसी भी तरह महत्वहीन नहीं थी। यह हमारा गद्यांश था और इसके आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है रूपात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी है अंधेरे युग, ऑप्शन सी है मानव अस्तित्व और ऑप्शन डी है आध्यात्मिक दुनिया। तो देखो उदाहरण नहीं पूछा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा मानव अस्तित्व, क्योंकि विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बनाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। अंधेरे युग ये विशेषण विशेष्य कैसा है? अंधेरा है। दुनिया कैसी है? आध्यात्मिक है। परिवर्तन कैसे है? रूपात्मक है। ये सारे के सारे हैं विशेषण और विशेष, लेकिन मानव अस्तित्व ये नहीं है, नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में मानव अस्तित्व विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। यह मानव और अस्तित्व दोनों विशेष संज्ञा शब्द है। मानव का विशेषण मानवीय होगा। नेक्स्ट है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, ऑप्शन ए है कि अपनी खूबियों को जान ले,
ऑप्शन बी है कि अपनी कमियों को जान ले, ऑप्शन सी है कि अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे और ऑप्शन डी है संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो अपनी उन्नति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जो कमियां होती हैं उनको क्या करे, जान ले। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जाने और उनमें सुधार करे। नेक्स्ट है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ऑप्शन बी है कि परिवर्तन मानव के जीवन का सत्य है, थर्ड है कि परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं और फोर्थ है कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो बताइए कि इस गद्यांश के आधार पर क्या कह सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिवर्तन हमारे मानव जीवन का क्या है, सत्य। पर गद्यांश के आधार पर कह सकते हैं कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमारी व्याख्या है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। मानव की संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और आगे चलकर भविष्य में भी होंगे। नेक्स्ट है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक, ऑप्शन डी है आध्यात्मिक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आध्यात्मिक। अध्यात्म शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द हमारा बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। व्याख्या भी है कि अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर आध्यात्मिक शब्द बनेगा। ऐसे शब्द का शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दुकान प्लस दार, दुकानदार, इसमें दुकान शब्द है और प्रत्यय दार लगा है और हमारा दुकानदार बन गया है। नेक्स्ट है कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग भवे। ऑप्शन ए है ई प्लस आ, ऑप्शन बी है ई प्लस अन, ऑप्शन सी है इत प्लस आ और ऑप्शन डी है ई प्लस सु। तो बताइए मानव में कौन सा प्रत्यय और उपसर्ग लगाएं। उपसर्ग जो होते हैं स्टार्टिंग में लगते हैं, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए मानव। मानव प्लस ई बराबर मानवी और इसमें हम उपसर्ग आ लगाएंगे तो अमानव बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रत्यय पूछा था तो प्रत्यय होता है जो किसी भी शब्द के अंत में लगाकर उसके चेंज कर देता है अर्थ को, और उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगाकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। तो मानव प्लस ई बराबर मानवी और आ प्लस मानव बराबर अमानव, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये मानवी बन जाएगा और इसमें हम अ उपसर्ग लगाएंगे तो अमानव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हमारी व्याख्या भी है कि मानव शब्द में ई प्रत्यय और आ उपसर्ग का प्रयोग संभव है। मानव में ई प्रत्यय लगने से मानवी और आ उपसर्ग से अमानव शब्द बनेगा। नेक्स्ट है मानव के कौन से तीन पक्ष हैं। मानव के तीन पक्ष बताइए कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, त्रिपक्षीय भौतिक, ऑप्शन बी है सांसारिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ऑप्शन सी है भौतिक, मानसिक और सांसारिक और ऑप्शन डी है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मानव के तीन पक्ष हैं और कौन कौन से हैं, वो हैं भौतिक हैं, मानसिक हैं और आध्यात्मिक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार मानव का अस्तित्व जो है वो त्रिपक्षीय होता है। पहले उसमें भौतिक आते हैं, फिर मानसिक आते हैं और फिर आध्यात्मिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि मानव ने देश क्षेत्र में प्रगति की परंतु देश के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक और भौतिक, ऑप्शन बी है भौतिक और मानसिक, ऑप्शन सी है भौतिक और आध्यात्मिक और ऑप्शन डी है मानसिक और भौतिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भौतिक और आध्यात्मिक।
आदि मानव था उसने भौतिक क्षेत्र में तो प्रगति की थी परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं कर सका प्रगति। नेक्स्ट है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है बड़े बड़े परिवर्तन, ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण परिवर्तन, ऑप्शन सी है पुस्तकों में उल्लिखित परिवर्तन और ऑप्शन डी है पुरस्कृत परिवर्तन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वपूर्ण परिवर्तन। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य होता है महत्वपूर्ण परिवर्तन। हमारी व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन से है। नेक्स्ट है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। ऑप्शन ए है कि सभी मनुष्यों के पास, ऑप्शन बी है सभी अज्ञानी मानवों के पास, ऑप्शन सी है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास और ऑप्शन डी है आदि मानवों के पास। तो बताइए कि प्रगति को प्राप्त करने का जो व्यवस्थित तरीका था वो किसके पास नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आदि मानवों के पास। प्रगति को प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका आदि मानवों के पास नहीं था। ठीक है, आदि मानव जो थे वो प्रगति को व्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं कर सकते थे। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका आदि मानवों के पास नहीं था। कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वो कैसे थे बहुत ज़्यादा, उनको हमें पढ़ना है और सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। हमारी पंक्तियाँ इस तरह से हैं। कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। इसमें हमारा है क्वेश्चन कि कविता में देश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रकाश, ऑप्शन बी है अंधकार, ऑप्शन सी है सत्य और ऑप्शन डी है राह। तो बताइए कविता में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सत्य। कविता में सत्य पर सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बल दिया गया है। व्याख्या भी है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों के अनुसार कविता में सत्य पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट है अंधकार देश का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन ए है बुराई, ऑप्शन बी है निराशा, ऑप्शन सी है चुनौतियाँ, ऑप्शन डी है समाधान। तो जो अंधकार होता है वो बुराई का भी प्रतीक होती है, निराशा का भी प्रतीक होता है, चुनौतियों का भी प्रतीक होता है, लेकिन समाधान का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों के अनुसार अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। नेक्स्ट है कविता के अनुसार राही की विशेषता है। ऑप्शन ए है कि हर तरह से काम निकालना, ऑप्शन बी है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, ऑप्शन सी है हर परिस्थिति में विजयी रहना और ऑप्शन डी है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो राही की विशेषता क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि उपयुक्त कविता पंक्तियों के अनुसार हर परिस्थिति में कार्यरत रहना राही की विशेषता है। नेक्स्ट है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में ऑप्शन ए है कि सिर नहीं कटना चाहिए, ऑप्शन बी है अंधकार नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी है स्वाभिमान बना रहना चाहिए और ऑप्शन डी है दुखी नहीं होना चाहिए। तो कविता के अनुसार कोई भी स्थिति आ जाए स्वाभिमान जो है वो बना रहना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपयुक्त कविता की पंक्तियों के अनुसार किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द युग्म है। ऑप्शन ए है हार बिहार, ऑप्शन बी है सत्य असत्य, ऑप्शन सी है जय पराजय, ऑप्शन डी है प्रकाश अंधकार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार बिहार, क्योंकि सत्य असत्य एक दूसरे के विलोम है, प्रकाश अंधकार भी विलोम है और जय पराजय भी विलोम है, लेकिन हार बिहार नहीं है, इसीलिए ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा।
व्याख्या भी है कि दिए गए समूह से भिन्न शब्द युग्म हार बिहार है, अन्य शब्द युग्म विलोम शब्द युग्म है, जबकि हार बिहार विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? ऑप्शन ए है तमस, ऑप्शन बी है ओज, ऑप्शन सी है श्रृंगार, ऑप्शन डी है देशभक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओज। इस ठीक है, इस कविता का जो मुख्य स्वर है वो ओज है। ठीक है, हमारी व्याख्या है कि उपयुक्त कविता का मुख्य स्वर ओज है। इसके बाद हमें एक और गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें आंसर्स देने हैं। हमारा गद्यांश है, दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंध स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू होकर छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान और शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होगा। इसमें क्वेश्चन है कि प्राण देश से बहना चाहिए। ऑप्शन ए है तीव्र गति, ऑप्शन बी है धीमी गति, ऑप्शन सी है मंद मंद रूप और ऑप्शन डी है गहराई। तो हमारा बताइए क्या सही आंसर हो जाएगा? प्राण किससे बहना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गहराई। ठीक है, प्राण गहराई से बहना चाहिए। हमारी व्याख्या भी है कि गद्यांश के प्रथम पंक्ति में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि दिन भर हमारा प्राण गहराई से बहना चाहिए। नेक्स्ट है कि ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कि प्राणवायु का धीमा और नीचे बहे, ऑप्शन बी है प्राणवायु का गहराई और देर तक बहे, ऑप्शन सी है प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, ऑप्शन डी है प्राणवायु का तेज और गहराई से बहना। तो बताइए ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी हमारे प्राणवायु को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। नेक्स्ट है कि यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन ए है भय से मुक्ति मिलना, ऑप्शन बी है रचनात्मकता का विकास होना, ऑप्शन सी है घबराहट में वृद्धि होना और ऑप्शन डी है मन का तनाव दूर होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घबराहट में वृद्धि होना। यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो घबराहट में वृद्धि होना ये नहीं होगा। ठीक है, जबकि भय से मुक्ति भी मिल जाएगी, मन का तनाव भी दूर हो जाएगा और रचनात्मकता का भी विकास होगा। व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहती है तो हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी, मन का तनाव भी समाप्त हो जाएगा, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी अर्थात घबराहट में वृद्धि नहीं होगी। नेक्स्ट है कि प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना देश में सहायता करता है। ऑप्शन ए है अभ्यास मुक्त होने, ऑप्शन बी है ध्यान लगने, ऑप्शन सी है इच्छाएं पूर्ण करने, ऑप्शन डी है व्यापार बढ़ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्यान लगने। प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना ध्यान लगने में सहायता करता है। हमारी वह भी है कि प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहने का अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में क्या करता है? सहायता करता है, यानी कि सहायक होगा। नेक्स्ट है मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है योग, ऑप्शन बी है ध्यान, ऑप्शन सी है प्राणवायु, ऑप्शन डी है अभ्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राणवायु। मानव जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणवायु है। व्याख्या भी है कि दिए गए प्रश्न के अनुसार मानव जीवन में प्राणवायु जो होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए है धैर्य, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है शांत, ऑप्शन डी है घबराहट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांत। विशेषण जो है वो शांत शब्द है। विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और शांत एक विशेषण शब्द है। ठीक है। व्याख्या भी है कि शांत शब्द जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण है। सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा इसके अन्य उदाहरण है। धैर्य का विशेषण धैर्यवान होगा। मन का विशेषण मानसिक होगा। ठीक है। सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा ये सारे विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द है। ऑप्शन ए है सुनिष्प्लसता, ऑप्शन डी है सु प्लस निश्चित, ऑप्शन सी है सा प्लस निश्चित, ऑप्शन डी है शून्य प्लस निश्चित। तो उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है? उपसर्ग होते हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और मूल जो होते हैं वो उनके अपने अर्थ वाले होते हैं शब्द। तो सुनिश्चित में कौन सा मूल उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है, हमसे ये पूछा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें सु प्लस निश्चित बराबर सुनिश्चित होगा। सु इसमें जो है वो उपसर्ग है, निश्चित जो है वो इसमें क्या है? मूल शब्द है। व्याख्या भी है कि सुनिश्चित में उपसर्ग तथा निश्चित मूल शब्द है, अर्थात यहाँ सु प्लस निश्चित से बना है। उपसर्ग उस शब्दांश या फिर अव्यय को कहेंगे जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करता है। सुजन, सुदृढ़, सुंदर, सुभाषित, सुगम, सुलभ, सुशील इन सभी में सु उपसर्ग लगा हुआ है। सु प्लस जन सुजन, सु प्लस दृढ़ सुदृढ़, सु प्लस अंदर सुंदर, सु प्लस भाषिक सुभाषित, सु प्लस गम सुगम, सु प्लस लव सुलभ, सु प्लस सील सुशील इन सब में मिला है सु उपसर्ग। इसके आंसर देने हैं। गद्यांश से तरह तरह के बदलाव हुए। मशीनों के आने से हमारी पीढ़ी ने तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और वर्ड जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क मानवता का है। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज के इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाएं हैं कि वाइट कलर जॉब यानी कि इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब और तकनीक से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होने वाली है। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि आपके हर सवाल का जवाब ये सेकंड्स में दे सकती है। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी स्टार्ट कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं से पैदा होते नजर आ रहे हैं। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? तो ये हमारा गद्यांश था और इस पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है मेधा, ऑप्शन बी है तकनीक, ऑप्शन सी है कंप्यूटर, ऑप्शन डी है विकास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेधा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मेधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मेधा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गद्यांश के अनुसार मेधा और मेधावियों को तय करने में अब इम्तिहान कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? तो ये हमारे पास बड़ी विडंबना अब आ चुकी है एआई के आने से। नेक्स्ट है युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू किया है। इसका कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है कि कम समय में अधिक ज्ञान मिल जाता है, ऑप्शन बी है हर सवाल का जवाब मिलता है, ऑप्शन सी है उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं, ऑप्शन डी है सवालों के जवाब बहुत जल्दी मिलते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें शिक्षक से अधिक संवेदनाएं हैं। ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं।
हमारी व्याख्या भी है कि युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना स्टार्ट किया है। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि ये कम समय में हमें अधिक ज्ञान इससे प्राप्त होता है। प्रत्येक हमारा जो सवाल है उसका भी हमें जवाब मिल जाता है। सवालों के जवाब हमें बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शिक्षक से अधिक संवेदनाएं नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ऑप्शन ए है कि मानवीय गुणों से पिछड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा अधिक कर पाएगा, ऑप्शन सी है अधिक ज्ञानी व मशीनी है, ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। तो गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग कृत्रिम बुद्धिमत्ता से इसी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। गद्यांश के अनुसार शिक्षक वर्ग जो है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ऑप्शन ए है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलवाएगी, सेकेंड है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन सुधर गया है, थर्ड है कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ावा देगी, और फोर्थ है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। तो बताइए गद्यांश के आधार पर हम क्या कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो कैसी होंगी, इफेक्टेड होंगी, यानी कि प्रभावित होंगी। गद्यांश के आधार पर हम ये कह सकते हैं। हमारी व्याख्या भी है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदनाएं प्रभावित होंगी। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है। ऑप्शन ए है उत्तर, ऑप्शन बी है मानवता, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है तकनीक। तो बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्तर भी था, ज्ञान भी था और तकनीक भी थी, लेकिन मानवता नहीं थी। और हमसे पूछा है क्या नहीं है, तो मानवता ही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानवता नहीं है, जबकि उसमें ज्ञान, उत्तर और तकनीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है नौकरी, ऑप्शन बी है अस्पताल, ऑप्शन सी है चैट जीपीटी, ऑप्शन डी है डिजाइनर। तो बताइए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चैट जीपीटी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैट जीपीटी प्रभावित तत्व नहीं है, जबकि नौकरी, अस्पताल, डिजाइनर ये सारे के सारे हैं। व्याख्या भी है कि चैट जीपीटी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ही एक तकनीक होती है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अस्पताल, डिजाइनर, इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, वकील इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है कि समूह से भिन्न शब्द है। ऑप्शन ए है मेधा, ऑप्शन बी है एक्सपर्ट्स, ऑप्शन सी है चैट जीपीटी, ऑप्शन डी है एग्जाम। सी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मेधा, ये हमारे समूह से भिन्न है, जबकि एक्सपर्ट्स, एग्जाम और चैट जीपीटी ये तीनों सेम ही हैं। व्याख्या भी है कि मेधा समूह से भिन्न है। मेधा एक मानवीय गुण है। मेधा कैसा है, एक मानवीय गुण है। नेक्स्ट है इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द है। प्रत्यय होते हैं जो किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं, अंत में लगकर उसके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रभावित, ऑप्शन बी है उपस्थित, ऑप्शन सी है प्रत्येक, ऑप्शन डी है निश्चित। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रभावित। प्रभाव प्लस इत बराबर प्रभावित, इसमें इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जबकि प्रत्येक में एक प्रत्यय लगा है, प्रति प्लस एक। व्याख्या भी है कि प्रभावित में इत प्रत्यय है। प्रभाव शब्द में इत प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द बना है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अर्थ को प्रदान करते हैं। मोहित, चिंतित, प्रचलित, पीड़ित, शोभित, लिखित ये अन्य शब्द हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि मोह प्लसित मोहित, चिंत प्लसित चिंतित, प्रचल प्लसित प्रचलित, पीड़ित, शोभित, लिखित और ये प्रभावित है। सभी में प्रत्यय लगा है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न जो है उनका हमें आंसर देना है। हमारी कविता है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने हैं, गर लक्ष्य जो साधा है तूने उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर, है रात अंधेरी फिक्र है क्या एक दिन आएगी अपनी से, चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो ये हमारा गद्यांश था और इसमें कह रहा है कि कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है कि निष्ठा और इच्छा प्राप्ति होना, इच्छा शक्ति होना। ऑप्शन बी है अनुकूल परिस्थितियां होना। ऑप्शन सी है स्वप्न देख पाना और ऑप्शन डी है धन संपदा का होना। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निष्ठा और इच्छा शक्ति होना। कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि निष्ठा और इच्छा शक्ति होना। ठीक है। व्याख्या भी है कि कविता के प्रथम पंक्ति में उद्धत है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं बन जाते वे तो दीवाने, अर्थात सपनों को पूर्ण करने के लिए निष्ठा और इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति ऑप्शन ए है कि मानव को हरा देती है। ऑप्शन बी है सदैव नहीं रहती। ऑप्शन सी है मानव को सशक्त बनाती है और ऑप्शन डी है सदैव बनी रहती है। तो बताइए जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदैव बनी रहती है। व्याख्या भी है कि मानव के जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति सदैव बनी रहती है। नेक्स्ट है, शहर का अर्थ है ऑप्शन ए है सुबह, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है शाम, ऑप्शन डी है निराशा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, शहर का मतलब सुबह होता है, शहर मतलब शुभ है। हमारी व्याख्या भी है कि शहर का अर्थ शुभ है। कविता में बताया भी गया था कि चल कश्ती उठा सागर में उतर, तेरी फिक्र है क्या एक दिन आएगी अपनी शहर, यानी एक दिन अपनी सुबह आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। ऑप्शन ए है कि गर लक्ष्य जो साधा है तूने, ऑप्शन बी है जिन्हें सपने अपने पाने हैं, ऑप्शन सी है एक दिन आएगी अपनी शहर, ऑप्शन डी है चल कश्ती उठा सागर में उतर। तो मनोबल को बढ़ाती है ऑप्शन डी कि चल कश्ती उठा सागर में उतर। व्याख्या दी है कि कविता में चल कश्ती उठा सागर में उतर आने जो पंक्ति है वो मनुष्य का जो मनोबल है उसको बढ़ाती है। नेक्स्ट है, कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। ऑप्शन ए है जो साधा है तूने, ऑप्शन बी है सागर में उतर, ऑप्शन सी है एक दिन आएगी, ऑप्शन डी है ये रात अंधेरी। तो बताइए कौन सा कविता के मुख्य स्वर में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागर में उतर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में सागर में उतर जो वाक्यांश है ये उचित है। नेक्स्ट है, फिक्र का समानार्थी शब्द है। समानार्थी वे शब्द होते हैं जो एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए है चिता, ऑप्शन बी है चुनौती, ऑप्शन सी है चिंता, ऑप्शन डी है डरना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंता। तुम फिक्र ना करो, फिक्र मतलब होता है कि तुम चिंता ना करो। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि फिक्र का समानार्थी शब्द जो है वो चिंता है। इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं अंदेशा, सोच, सकता, भय, खतरा, संदेह, आशंका, दुविधा, असमंजस। ठीक है, तुम फिक्र ना करो मतलब चिंता ना करो, और अन्य है कि अंदेशा, सोच, सकता, भय, खतरा, संदेह, आशंका, दुविधा और असमंजस। इसके बाद हमारा एक प्यारा सा एक और गद्यांश दिया गया जिसको हमें पढ़ना है और आंसर देने हैं। गद्यांश कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, फिर उसके आंसर देने होते हैं। गद्यांश है कि मानव की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह है कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें। दूसरी ये कि हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें,
उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करो। आपके जरा से भी कार्य के किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसे खिल उठता है। कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वे हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का क्या है, भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्व ले सके तो आप उसके फौरन हृदय में निकट पहुंच जाएंगे। दूसरे की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उसकी कद्र करना, उसके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना ही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी जो होती है वो हाथ लगती है। तो ये हमारा गद्यांश है और इसके आधार पर हमें जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो देने हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य की कौन सी दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ऑप्शन ए है कि स्वयं की तारीफ सुनना तथा दूसरे के द्वारा उनकी कमी को महसूस होना। सेकंड है कि आत्म प्रशंसा में विमुग्ध रहना और दूसरों की क्या करना, निंदा करना। थर्ड है कि अपने गुणों की कद्र करवाना, एक दूसरों को प्रेम करना। और फोर्थ है स्वयं की प्रशंसा सुनना और दूसरे की क्या करना, प्रशंसा करना। तो बताइए इसमें से कौन सी हमारी मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वयं की तारीफ सुनना और दूसरों के द्वारा उनकी कमी को महसूस होना। ये मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। दूसरों स्वयं की क्या सुनना, तारीफ, और दूसरों के द्वारा उनकी कमी को महसूस होना। व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य की दो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे कि स्वयं की तारीफ करना और दूसरे के द्वारा उनकी कमी को महसूस होना। नेक्स्ट है कि व्यवहार कुशलता में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है सम्मान करना, ऑप्शन बी है सच्चाई का साथ, ऑप्शन सी है स्नेहपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन डी है उपहार देना। तो बताइए व्यवहार की कुशलता में क्या शामिल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपहार देना। हमने गद्यांश पढ़ा था और उसमें कहा भी गया था कि हमारी व्यवहार कुशलता में दूसरों का सम्मान करना, सच्चाई का साथ देना और स्नेहपूर्ण व्यवहार ये सारे शामिल थे। लेकिन जो उपहार है ये शामिल नहीं था, नहीं ही पूछा था हमसे, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उपहार देना ये हमारे व्यवहार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि समाज में लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप समाज में लोकप्रिय बनना चाहते हैं, सब कहें कि वाह, जब सब आप लोकप्रिय हो तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि दूसरों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, ऑप्शन बी है कि दूसरे की जो भावनाएं हैं उनको समझना चाहिए, थर्ड है कि दूसरों की सदा सेवा करनी चाहिए और फोर्थ है दूसरों का कभी भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरों की भावनाओं को समझना। समाज में लोकप्रिय बनने के लिए हमें दूसरों की भावनाओं को क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। ठीक है, व्याख्या भी है कि समाज में लोकप्रिय बनने के लिए दूसरों की भावनाओं को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार प्रशंसा, ऑप्शन ए है केवल लोभी व्यक्ति चाहता है, ऑप्शन बी है दूसरों को अहंकारी बनाती है, ऑप्शन सी है सच्चे हृदय से होनी चाहिए और ऑप्शन डी है व्यक्ति के सामने कभी ना करें। तो बताइए प्रशंसा क्या है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमने गद्यांश पढ़ा था, इनके अनुसार प्रशंसा सच्चे हृदय से होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार प्रशंसा हमेशा सच्चे हृदय से होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सामान्यता मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन, ऑप्शन बी है स्नेह, सम्मान और सरलता, ऑप्शन सी है सम्मान, समान, सानिध्य और ऑप्शन सी है फल फूल फर्ज। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन। मनुष्य को जो होती है प्रेम की, प्रशंसा की और प्रोत्साहन की होती है ज़रूरत। ठीक है,
ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। हमारा व्याख्या भी है कि सामान्यतः मनुष्य को प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य को कब खुशी मिलती है। ऑप्शन ए है जब उनसे कोई सलाह मांगता है। ऑप्शन ए है जब उन्हें कोई उपहार देता है। ऑप्शन सी है जब उन्हें कोई आभार देता है और ऑप्शन डी है जब उन्हें कार्य नहीं करना पड़ता। तो बताइए मनुष्य को कब खुशी मिलती है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जब उनसे कोई सलाह मांगता है तो मनुष्य को खुशी मिलती है। हमारे गद्यांश में भी कहा गया था कि जब एक व्यक्ति से कोई सलाह मांगता है तो उसे क्या मिलती है, खुशी मिलती है। व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य को खुशी तब मिलती है जब उनसे कोई सलाह मांगता है। नेक्स्ट है दिल कैसा खिल उठता है का भाव है। ऑप्शन ए है फूल जाना। ऑप्शन बी है हृदय की विशालता। ऑप्शन सी प्रसन्न होना। ऑप्शन डी है अहंकारी होना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसन्न होना। दिल कैसे खिल उठता है मतलब प्रसन्न होना। नेक्स्ट है कि मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की इसमें चर्चा की गई है। ये कौन सी हमारी प्रवृत्तियां हैं। ऑप्शन ए है कि ऊंचे पर आसीन लोगों में होती हैं। ऑप्शन बी है अभावी से ग्रस्त लोगों में होती हैं। ऑप्शन सी है सभी मनुष्यों में होती हैं। ऑप्शन डी है आत्मविश्वास से युक्त लोगों में होती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी मनुष्यों में होती हैं। मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है और ये प्रवृत्तियां सभी मनुष्य जो होते हैं उनमें होती है। व्याख्या भी है कि मानव की दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है और ये सभी मनुष्यों में होती हैं। नेक्स्ट है दान देना का अर्थ है। ऑप्शन ए है भेंट देना। ऑप्शन बी है प्रशंसा करना। ऑप्शन सी है संतावना देना। ऑप्शन डी है सम्मानित करना। दान देना यानी कि प्रशंसा करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि दान देने का अर्थ होता है प्रशंसा करना। स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही हमारे से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं, तो उसे भी आंसर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।